देखो, कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो क्रियाएं होती हैं वो तीन प्रकार से होती हैं। ठीक, कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाएं तीन प्रकार से होती हैं। नंबर एक है सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। अगर जो सहसंयोजक बंध बना होता है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन से की वजह से अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है कि सम विषम, अगर वो जो बंध टूटते हैं तो उसमें सम और विषम विदलन होता है, तो उनके आधार पर अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधियां और भी क्रिया विधि है। कोई परमाणु त्याग दिया है कि नहीं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको ध्यान देना, सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन क्या है कि नहीं। जब कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इनके सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन ये क्या है। पहला तो है प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ में आ रहा है, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लो कि दो कार्बन परमाणु हैं, एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। एक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तथा एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ऋण विद्युतीय है, प्रबल है, मगर यहां पर देखो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 4 होगी, तो बताओ 4 3 तो सहसंयोजक बंध बन गया है। मगर ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि अब इसको भी ये कही कि इसको भी ये कही की जरूरत है, साझा बनाएगा। साझा में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बधा होगा साझा में, वो इस क्लोरीन के पास विस्थापित हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रबल ऋण विद्युतीय है। ऋण विद्युतीय का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो जिसमें जो तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय होता है, चाहे कार्बनिक हो चाहे कोई भी यौगिक हो, जो तत्व ऋण विद्युतीय होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, और जो धन विद्युतीय होता है उसको इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब त्यागने की क्षमता अधिक होता है जो धन विद्युतीय होते हैं। तब बताओ कि ये साझा तो बनाएगा मगर उस साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण रखेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी का गुण कहा जाएगा। और इसकी अपेक्षाएं बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऋणायन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला इसकी अपेक्षा थोड़ा सा धनायन हो गया। ठीक, प्रेरणिक प्रभाव यही है कि वो इलेक्ट्रॉन एक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर या परमाणु समूह की ओर प्रेरित हो रहा है। इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो अब इसमें और इसमें, अब ये बताओ थोड़ा सा धनायन हो गया। ठीक, अब क्या करेगा कि इससे यह ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हुआ है ना, तो इसकी अपेक्षा इसमें धनायन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता का गुण इसके में आ गया है। इसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तब इसकी अपेक्षा थोड़ा सा और धनायन ये हो जाएगा, तो प्लस डबल डेल्टा हो गया धनायन का। बात समझ में आ रहा है। दोनों कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन आकर्षी तत्व से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन आकर्षी नहीं है, वो सामान्य जुड़ा हुआ है। तब ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो साझे का इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसकी ओर थोड़ा सा आकर्षित रहेगा। तो प्रेरणिक प्रभाव यहां पर भी हुआ ना, इससे ज्यादा प्रेरित, ये ज्यादा प्रेरित रहेगा, ये कम प्रेरित रहेगा। जैसे जैसे इधर परमाणु समूह जैसे कार्बन जुड़ता जाएगा तो इसका यह प्रेरणिक प्रभाव इधर घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, इधर घटता जाएगा। देखो अगर यहां पर ऐसे है CH3
और ये है CH3, ठीक है ना। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। इन दोनों में प्रेरणिक प्रभाव नहीं होगा। क्यों? इन दोनों में प्रेरणिक प्रभाव नहीं होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान, ठीक है ना। इधर भी हाइड्रोजन समान है, इधर भी हाइड्रोजन समान है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित करता है तो ये ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि ऋणायन का गुण अपने अंदर रख रहा है या धनायन का गुण रख रहा है, तो इसके अंदर ध्रुवण की क्षमता हो गई ना, ध्रुवित हो गया, एक धन एक ऋण। और इसमें कोई प्रबल धन विद्युत ऋण विद्युती तो है नहीं, तो इसमें ध्रुवणता नहीं है। इसमें क्या होगी? ध्रुवणता नहीं है। तो बिना, जिसमें ध्रुवणता नहीं रहती है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता है, उसमें आकर्षी विकर्षी को कोनो संभावना नहीं रहती है। इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है वो आकर्षी रहता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है वो इलेक्ट्रॉन विकर्षी या प्रतिकर्षी रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन विकर्षी। इसके लिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, ये विकर्षी है, ठीक। इसमें कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन आकर्षी विकर्षी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ध्रुवणता नहीं है। कौनो एठे अगर कहीं भी ऋण विद्युती जुड़ जाता वहां पर वो प्रेरणिक प्रभाव आ जाता है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमरी प्रभाव में क्या होता है कि यदि यह A है और ये सिंगल डबल बॉन्ड बना हुआ यह B है, तो इलेक्ट्रोमरी प्रभाव हमेशा युग्म और त्रिक बंधों वाले दो कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर युग्म और त्रिक बंध बने हैं तो जब वह किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक द्वारा जब इससे क्रिया होगी तो उस दौरान इसका एक बांड टूटेगा। तो जब इसका एक बांड टूटेगा तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो किसी एक ही पदार्थ के साथ रह जाएगा। तो जिसके साथ वो रहेगा, ठीक है, उसके साथ धनायन वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, और जिसके साथ नहीं रहेगा उसके साथ ऋणायन वाला हिस्सा जुड़ जाएगा। इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमरी प्रभाव कहते हैं। वो अभिक्रिया के अनुसार वैसा होता है कि इसके साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह किसी एक ही परमाणु के साथ रह जाता है। इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमरी प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि अगर ये बॉन्ड ए टू बॉन्ड टूट गया तो ये हो जाएगा ए सिंगल बॉन्ड बी, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ रह गया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रभाव को इलेक्ट्रोमरी प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रोमरी प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और ये अभिक्रिया के दौरान ऐसा होता है, जैसे कि मार्कोनी काप के नियम में ऐसा होता है। तो मार्कोनी काप का नियम अभी हम बताते हैं क्या। जैसे उन्होंने ये बताया था, जो कार्बन परमाणु अगर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये CH2 है, ये CH है और इधर CH3 है। अगर हम इससे अगर HCl या HBr की क्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, जब ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला हिस्सा, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, ठीक है, तो तुम लोग ये जानते हो कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे जो कार्बन परमाणु जिससे एल्किल समूह अधिक जुड़ा रहता है उसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन युग्म चला आता है मार्कोनी काप के नियम में। तो इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ आ जाएगा ना, अब इसके साथ तो नहीं हो गया, ठीक। तो जब इसके साथ इस पाई बॉन्ड का जो सिग्मा पाई दो ठे होते हैं तो इसमें पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो यही टूटेगा ना। इसी के टूटने के दौरान अभिक्रिया होगी तो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक हो गया, ये आक्रमणकारी पदार्थ हो गया, जो कि अभी इसमें नहीं पढ़ना है, तो बारह में पढ़ना है तुम लोगों को। तो जब ये अलग अलग होंगे सब तो ये बनाएंगे H धनायन और ये ब्रोमीन ऋणायन। तब बताओ कि इस धनायन वाले हिस्से में वो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं,
इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है ना, तो इसमें रहेगा वो। और ये बताओ कि जब यह इलेक्ट्रॉन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही पदार्थ के साथ इसके साथ आ गया तो ये क्या हो गया, आंशिक ऋणायन, ये आंशिक धनायन हो जाएगा। तो धनायन ऋणायन मत सोचो, जिसमें आक्रमणकारी अभिकरण, जो यह बांड जब टूटेगा तो इतना तो ये समझ लेना कि वो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के साथ रह जाएगा। तो जिस परमाणु के साथ रह जाता है उससे उसका धनायन वाला हिस्सा जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 और CH2 Cl, ये होता है मार्कोनी का कहना। तो ये सिंगल बॉन्ड टूट गया और इससे यह अभिक्रिया हो गई। क्या, हाँ Br रहना चाहिए। ये देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है ना, ये Br रहेगा। दिख रहा है Br, ठीक है, Br दिख रहा है। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रोमरी प्रभाव यही है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में युग्म और त्रिक बंध में से जब एक ठो पाई बंध टूटता है तो अभिक्रिया के अनुसार, अभिक्रिया ऐसे होती है कि जिस दिशा में वो आसानी से हो सके, तो आसानी से होने वाली अभिक्रिया यही है ना। इसके विपरीत होता है जिसे खैरस प्रभाव कहते हैं, तो वो भी तो अभिक्रिया हो जाती है कि नहीं। ये आसानी से जब होने वाली अभिक्रिया जो रहती है उसे, तो आसानी से होने वाली अभिक्रिया में जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यदि किसी एक ही परमाणु के साथ रह गया तो इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमरी प्रभाव कहते हैं। बात सबके समझ में आई है? सभी लोग लिख लोगे बस।